हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 7 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो समाज शास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो आपके इस बार 7 मार्च बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा और इसके बताए गए एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 7 मार्च की बोर्ड पेपर में देखने को मिल जाएगा। सारा पेपर में जो बताए गए क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिए और अपने 100 में से 100 नंबर की तैयारी को बेस्ट बना दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरा देखते हैं। इस मॉडल पेपर को आप लोग भी हल कीजिए क्योंकि वायरल पेपर है और 7 मार्च के पेपर में 100% ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिए, अभी से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पूर्णांक 100 नंबर का है, पेपर कोड भी देख सकते हैं 210 QP। समाजशास्त्र 7 मार्च के पेपर में है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का। समय 3 घंटा 15 मिनट सभी सब्जेक्ट में दिया जाता है। और वीडियो को एक बार सबसे पहले आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को आप लोग देखते तो जरूर हैं लेकिन शेयर नहीं करते, तो शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि हमारा भी भला हो जाए, हम भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, यानी आप जब पेपर देने जाएंगे पेपर, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 15 मिनट पेपर को अच्छे से रीड कर लेना है, यानी पढ़ लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए निर्देश दिया होता है, निर्देश को आप आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए क्या क्या निर्देश दिया हुआ है। और देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं सोशियोलॉजी में। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर कर दिया गया। क्या नाम बदलकर कर दिया गया है ये आपको बताना है। इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला जो प्रश्न है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो नाम है इसको रख दिया गया है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो पहले का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, बिना बुक में देखे हुए, क्योंकि हमें सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से कंप्लीट कराना है और आप लोगों का रिव्यू जानना, हमें एक प्रकार से रिव्यू लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान होता है, किसका स्थान होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का। तो ब्राह्मण का क्या है, एक प्रकार से जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान होता है। तो दूसरे का ए भी करेक्ट आंसर हो गया। एक एक नंबर क्वेश्चन है, यानी एक एक नंबर का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये देख सकते हैं पेपर में सबसे पहले क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कीजिए क्योंकि भैया इसी में आपको पॉजिटिव पॉइंट एग्जामिनर को दिलाना है। एग्जामिनर को ये दिखाना है, ये दिलाना है कि जो हमने किया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है वो सारा सही है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अधिकतम आप सही करके ही आइएगा। फर्स्ट जो तीसरा पेज है काट पीट जरूर भी मत कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट जो 3 पेज होते हैं उसमें ज़रूर काट पीट कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है समाज शास्त्र का, जाकर देख लीजिएगा कि 7 मार्च के बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारत में उदारवाद का आरंभ कब हुआ। भारत में जो उदारवाद का आरंभ है ये कब हुआ था, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपका बी हो जाएगा 1991 हो जाएगा, जो कि भारत में उदारवाद का आरंभ हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभियान का नेतृत्व किया था। ए आपका स्त्री असमानता, बी सती विरोधी, सी अशिक्षित महिलाएं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चौथा क्वेश्चन है इनमें से आपका बी हो जाएगा, सती विरोधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 4 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी सोशियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं उनको तो इसका आंसर पता ही पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए 5 का आपका वी हो जाएगा। 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 142 करोड़ से क्या है, अधिक जनसंख्या है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उद्देश्य या कार्यों के आधार पर साक्षरता कार्य को कितने प्रकार में बांटा गया है। उद्देश्य और कार्यों के आधार पर जो साक्षरता कार्य है
इसको कितने भागों में, तो 3 भागों में भैया बांटा गया है, तो यानी 6 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध, ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध का काल कब से कब तक था, यानी कितने से कितना तक चला, तो आंसर सी हो जाएगा इसमें से राइट आंसर। वर्ष 1400, यहाँ पे देखिए 1914 से 1918 के बीच तक चला, यानी आंसर सी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर देखिए, निम्न में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए आपका प्रार्थना समाज, बी क्या है थियोसोफिकल सोसाइटी, या सी ब्रह्म समाज, या डी आर्य समाज के द्वारा। तो इनमें से 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है। हमने काफ़ी बार इसका आंसर दे चुका हूँ, आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो आज जान लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। 5 वर्ष का हर एक ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। तो आपका 9 नंबर का बी विकल्प करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू हुई। हरित क्रांति भारत में किस दशक में लागू हुई ये आपको बताना है। तो 10 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1960 से 70 के बीच में हरित क्रांति क्या है, लागू हुई थी। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का कहाँ पर प्रभाव पड़ा, पंजाब में। पंजाब में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बोर्ड एग्जाम में जब आएगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उस पर आप बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा, 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, हमने अभी तक क्या 10 हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला एग्जामिनर का जो पॉजिटिव पॉइंट जाता है उसी पर जाता है, तो तैयार कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखिए, अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, 10 प्रश्न इसमें भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय का 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक तरीके की प्रथम जनगणना की शुरुआत कब और कहाँ हुई। जो आधुनिक तरीके हैं इसके प्रथम जनगणना की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखिए, आधुनिक तरीके की जनगणना की सर्वप्रथम 1790, यहाँ पर देखिए 1790 ईस्वी में अमेरिका से शुरू हुई। 19वीं सदी के प्रारंभ में, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वर्षों में यूरोप ने इस पद्धति को अपनाया। भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में 1867 से 72 के मध्य आरंभ हुई। समझ में आ गया। तो आधुनिक तरीके की प्रथम जनगणना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद में 19वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में यूरोप में इस पद्धति को क्या है, अपनाया जाने लगा। तो 3 नंबर यहाँ पर अपना करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए परिवार की एक परिभाषा दीजिए। देखिए परिवार के बारे में आप तो जानते होंगे, लेकिन इसका परिभाषा आपको देना है। यहाँ पर देखिए अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं, इस तरह से दीजिए कि यानी क्वेश्चन का आंसर लगे कि हाँ ये है, परिवार का परिभाषा है। उत्तर में देखिए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखिए, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों को पैदा करने, ब्रैकेट में देखिए प्रजनन तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। ये हमारा परिवार है, जो कि मैकाइवर पेज के अनुसार बताया गया है। वीडियो को रोक कर भी आराम से लिख सकते हैं, लिखना चाहें, नहीं तो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। क्वेश्चन जब आएगा तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। और आप लोगों ने हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी व्यवस्था में किन 2 वर्गों का उदय हुआ। जो पूंजीवादी व्यवस्था है इनमें किन 2 वर्गों का उदय हुआ। तो देखिए जो 2 वर्ग है, ये देखिए सबसे पहला आपका वर्ग है पूंजीपति। ये उत्पादन के साधनों का स्वामी था। ये उत्पादन के क्या है, साधनों का क्या है, स्वामी था। दूसरा श्रमिक, ये अपना श्रम पूंजीपतियों को भेजता था। तो ये क्या पूंजीवादी व्यवस्था में 2 वर्गों का उदय हुआ। 3 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए 3 नंबर मिलना क्या आसान नहीं है, उसका आप लोगों को आंसर भी देना होगा। बस आपको क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है, और अपने हिसाब से भी लिखना जानते हैं तो आप लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्क्स बटोर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता। जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के 3 मुख्य आयाम कौन कौन से, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर देखिए, अस्पृश्यता के 3 प्रमुख आयाम हैं। सबसे पहला अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। अस्पृश्यता की घटना का परिभाषित करने के लिए 3 आयाम है, यानी एक प्रकार से छुआछूत वाले आप लोग जानते होंगे छुआछूत किससे कहते हैं। अभी भी लोग हमारे समाज में सबसे ज़्यादा छुआछूत को मनाते हैं कि भैया ये इस कास्ट से है, ये इस जात से है। तो उसमें क्या है, अनादर भी यानी
अनादर भी होता है, बहिष्कार भी होता है समाज में, यानी बहिष्कार भी किया जाता है कि भैया ये इस तरह से है, तो बेइज्जती भी होती है। अधीनता और शोषण, यानी उस पर क्या है, एक प्रकार से लोग बोलते ही रहते हैं कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से है, इस समाज के, इस कास्ट के हैं, इस जाति के हैं, तो शोषण होता रहता है। तो यानी जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था, इसका भी हमने आंसर दे दिया। आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप आराम से समझ सकते हैं। और यूट्यूब पर मैं पहली बार बता रहा हूँ, यूट्यूब पर ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, जो पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन करा कर दे रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट है, इनमें से बताए गए एक एक क्वेश्चन आपके 7 मार्च के पेपर में पूछी जाएंगी, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में आता है, और मुझे पता है मुझसे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग क्या साल में सिर्फ एक बार पेपर दिलाते हैं और मैं तैयारी हर साल कराता हूँ, तो हमें एक्सपीरियंस है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर का माइंड सेट क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसको हमें क्या इसका आंसर देना है। उत्तर में देखिए, R.C. पांडे के अनुसार क्षेत्रवाद संघीय संरचना की एक समस्या है। एकता का शाब्दिक अर्थ अंगों के समग्र का निर्माण करना, इनमें हम अनेकता को मानकर चलते हैं तथा अंगों को एक साथ मिलाना इसका उद्देश्य है। अंगों में अनेकता होते हुए भी पारस्परिक सहायता की भावना होनी चाहिए। पारस्परिक जो सहायता है, इसकी भावना होनी चाहिए। यही है क्षेत्रवाद को परिभाषित करने का एक प्रकार से कारण, एक प्रकार से परिभाषा। परिभाषा बहुत ही सटीक है, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा और अपना जो 3 नंबर है बटोर लीजिएगा। 3 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें पता है जब मैंने पेपर दिया था 3 नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हमारे जो क्लास में एक बच्चा था 3 नंबर से वो फेल हो गया था, तो उससे पूछे दुख कैसा था। 1 साल उसका वेस्ट हुआ, 1 साल उसका एक प्रकार से निकल गया, फिर से उसको 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसा आपको ना करना पड़े तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ आप लोगों को। काफ़ी को हमारी बातें जो बुरी लग रही होगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको क्या है इग्नोर मत करके सीरियस में लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव बताइए। नगरीकरण की जो प्रक्रिया, इसका आपको प्रभाव बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है, आज़ादी के बाद 2 दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा था। भारत के अनेक गांव भी तीव्रता से बढ़ रहे तथा नगरीय जो है प्रभाव में आ रहे थे। नगरीय प्रकृति का प्रभाव गांवों का शहर या नगर में कैसे संबंध पर निर्भर करता है। तो यही है स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमीकरण क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ। तो पश्चिमीकरण क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखिए, आधुनिक युग में भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय समाज में अंग्रेजों के शासनकाल से आरंभ हुआ। तो ये समझ में आ गया कि जो हमारा क्वेश्चन था 17 नंबर, हमने इसका भी आंसर दे दिया है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पंचायत के कोई 3 उत्तरदायित्व पर चर्चा कीजिए। जो पंचायत है इसके कोई 3 उत्तरदायित्व पर आपको क्या है चर्चा करना है। उत्तर देखिए, पंचायतों को निम्नलिखित प्रकार के उत्तरदायित्व प्राप्त है। सबसे पहला है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाना। जो आर्थिक विकास है इसके लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाना है। दूसरा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को चलाना है। तीसरा है शुल्क, यात्री कर, जुर्माना आदि, यहाँ पर देखिए जुर्माना, अन्न कर आदि लगाना व एकत्र करना। ये पंचायत के कोई 3 उत्तरदायित्व हैं जिनके बारे में आप लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो दिमाग में अपने फीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आएगा भैया क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप हर बार बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, सभी वीडियोज में आप एक नया वीडियो लेकर आते हैं। देखिए सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, कोई भी वीडियो इस समय वेस्ट नहीं जाएगा, उनमें से कुछ ना कुछ आपका ज़रूर आएगा, और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ताकि किसी ना किसी में से तो आ ही जाए। जब आप तैयार करे रहेंगे तो आपका एक प्रकार से विकल्प रहेगा कि जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप दे पाएंगे। जब आप तैयार ही नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने एक वीडियो हमारा मिस कर दिया, उसमें क्वेश्चन सारे थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तब आपका क्या होगा,
तब आप आकर हमसे कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया था वो आया ही नहीं। फिर हम आप लोगों से कहेंगे कि क्या आप पेपर हमें भेजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दूंगा कि इस वीडियोज़ में है, और इस बार मैं यही करने वाला हूँ। आप लोग क्या पेपर देकर आइए, पेपर देकर आइए, क्वेश्चन जब नहीं आएगा तो आप पेपर भेजिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा दूंगा कि इस वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया हुआ है। समझ में आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस है। 19 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन कौन से मुद्दे अति महत्वपूर्ण थे। 3 नंबर का ये भी प्रश्न है। उत्तर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण थे, यानी जो निम्नलिखित मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला है भारत में कृषि पैदावार का कम होना। दूसरा है भारत का आयातित, यहाँ पर देखिए आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना। तीसरा है ग्रामीण जनसंख्या एक बड़े भाग में अत्यधिक गरीबी का होना। तो ये स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो अति महत्वपूर्ण थे, वो यही थे। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय का। क्या पूछा गया है, खाद्यान्न एक्ट पर क्या प्रावधान किए गए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, उत्तर क्या है, इस अधिनियम के द्वारा काम के निर्धारित घंटे, अतिरिक्त समय के कार्य के लिए अतिरिक्त पैसे और सुरक्षा से संबंधित नियमों का क्या है प्रावधान किए गए थे। इसके क्या है नियमों का प्रावधान किए गए थे, तो इसी के बारे में इसका आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को तो बता दिया है। अब इस मॉडल पेपर के हम सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर देखने वाले हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर आपको क्या है मिलेगा, लेकिन मॉडल पेपर मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूरे का सोल्यूशन देने वाला हूँ, पूरे का आंसर देने वाला हूँ। काफ़ी हमारे स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे कि सर आप मॉडल पेपर ही बताते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में सोल्यूशन कराने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है। वीडियो को शेयर कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे एक प्रकार से मेहनत का कर्ज उतर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मातृवंश और मातृतंत्र में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। मातृवंश और मातृतंत्र में हमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, ज़मीन आसमान का फर्क है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मातृवंश के बारे में देखेंगे। देखिए मातृवंश का अर्थ माता की पीढ़ी से वंश का निर्धारित होना है। इसके अंतर्गत वंश का नाम माता के नाम पर चलता है। इसमें वंश परंपराएं, उत्तराधिकार के नियम आदि भी माता के नाम से ही चलते हैं। उसके बाद में देखिए माता के पश्चात पुत्री को संपत्ति पर अधिकार होता है, ना कि पुत्र को। ये मातृवंश होता है। मातृतंत्र में देखिए, यहाँ पर देखिए मातृतंत्र में क्या दिया हुआ है, मातृतंत्र, यहाँ पे देखिए मातृतंत्रनात्मक परिवार संरचना में स्त्रियों की सत्ता व प्रभुत्व होता है, अर्थात वे पुरुषों के समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। ऐसे समाज में स्त्रियां अपनी माता से यहाँ पे देखिए माता से उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति प्राप्त करती हैं। ऐसे समाज में माताओं से प्राप्त संपत्ति पर स्त्री का अधिकार नहीं होता है तथा स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में कोई निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं होता। यानी कोई सार्वजनिक क्षेत्र में कि भैया हमें यहाँ पर ज़मीन चाहिए, ये हमारा घर है, हमारे पिता का घर है, मेरी माता का घर है, तो स्त्रियों को वहाँ पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि मातृवंश और मातृतंत्र के बारे में, तो हमने बता दिया है। इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाजार का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में बताना है। बाजार का अर्थ बताना है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देखिए, उत्तर है बाजार के अध्ययन के संबंध में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से भिन्न है। समाज शास्त्रियों का दृष्टिकोण है कि बाजार एक सामाजिक संस्था का प्रतिरूप है जो एक विशेष सांस्कृतिक विधि द्वारा निर्मित है। उदाहरण, बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूहों या वर्गों द्वारा होता है और उनकी अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबद्धता होती है। इसीलिए समाजशास्त्री अर्थव्यवस्थाओं को समाज में मिली जुली या मिश्रित व्यवस्थाएं मानते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भिन्न अर्थशास्त्री ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था 22 नंबर, इसका हमने आंसर दे दिया है।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मैं यही सजेशन दूंगा आप लोगों को वीडियो को रोक कर भी आप लोग समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए, आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। अपनाई गई जो कुछ नीतियाँ, इसको आपको वर्णन करना है। उत्तर देखिए, जातीय विषमता को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक नीतियाँ अपनाई गई हैं। जैसे वर्ष देखिए, वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों जनजातियों को अनुसूचियाँ तैयार की गई थी। इन अनुसूचियों में उल्लेखित जातियों के विरुद्ध, यहाँ पर देखिए विरुद्ध, यहाँ पर उचित नहीं है, उल्लेखित जातियों के विरुद्ध उच्च स्तर पर बढ़ते जा रहे भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया है। उसके बाद में देखिए की पॉइंट के थ्रू हमें समझना होगा, तभी हम सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद में देखिए 1850 ईस्वी का जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकार को कम नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। उसके बाद में है भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर आरक्षण संबंधी उपलब्ध लागू करने पर बल देता है। उसके बाद में देखिए वर्ष 1955 में अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम पारित किया गया। फिर जातीय विषमता को यानी जो जातीय विषमता को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं एक प्रकार से जो जातीय विषमता को दूर करने के यानी कुछ पॉइंट है, पॉइंट के थ्रू समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब आप हमारा समाज शास्त्र वाला कॉपी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा कि किस तरह से आंसर देना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा बड़े में दिख रहा होगा, लेकिन जब कॉपी में लिखेंगे तो 50 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा बड़े में हमें नहीं लिखना है, लघु तरीका। समझ में आ गया? हमें इसको लिए 6 नंबर दिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए, सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है? जो सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता है इसके बारे में बताना है। उत्तर में देखिए, रोजमर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता या सांप्रदायवाद का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद या उग्रवाद स्वयं में ही एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझती है। भारत में सांप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बन गया है क्योंकि ये तनाव एक हिंसा का क्या है पुनरावर्तक स्रोत रहा है। धार्मिक मतभेद के कारण उत्पन्न होने वाली हिंसक गतिविधियों को सांप्रदायिक दंगा कहा जाता है, जिसमें निर्दोष लोगों की धार्मिक उन्माद के कारण हत्या कर दी जाती है। यानी धार्मिक उन्माद के कारण सांप्रदायवाद और सांप्रदायिकता क्या होता है इसके बारे में आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पूरे मॉडल पेपर का सलूशन समझा रहा हूँ, सारे का पूरा मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप एक एक करके वीडियो को रोककर भी देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद को हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ा? आप या तो किसी एक पक्ष जैसे संस्कृति या राजनीति को केंद्र में रखकर सारे पक्षों को जोड़कर विश्लेषण कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए, भारत को आधुनिक राज्य बनाने का श्रेय ब्रिटिश, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद को दिया जाता है। उपनिवेशवाद का हमारे जीवन में सभी पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय प्रणाली, विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप एवं प्रतिमान पर आधारित है। इससे अनेक संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए हमारे संस्कृत में होने वाले परिवर्तन जैसे अनेक विद्यालयों में नेक टाई पोशाक ब्रेकर में देखिए यूनिफॉर्म का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। विद्यालयों की कैंटीनों में भी ब्रिटिश कंपनी के चॉकलेट बिस्कुट अत्यंत लोकप्रिय हैं। ब्रिटेन में आप देखिए ब्रिटेन के संबंध प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी ब्रिटानिया आज नगरों, कस्बों तथा गांवों में प्रयोग किए जा रहे हैं। ब्रेड आमलेट तथा यहाँ पर देखिए ब्रेड आमलेट तथा कटलेट जैसी चीज़ों जो पहले ठेलों पर नहीं बिकती थी आज कस्बों तथा नगरों के ठेलों पर भी बिकने लगी है। आप लोगों को पता ही होगा ब्रिटानिया जो सबसे ज़्यादा बिस्किट है भैया ब्रिटेन का ही है। ब्रिटानिया, ब्रिटेन नाम ही देख लीजिए कितना अजीब है, ब्रिटेन और ब्रिटानिया। समझ में आ गया? तो यही हमारा है उपनिवेशवाद के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं।
आराम से देखिए, सारे क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप लिख पाएंगे। और जब आप समझ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए आपने समझ गए और आपको क्वेश्चन का आंसर पता था, तब आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि ये समाज शास्त्र सब्जेक्ट है, इसमें आप अपने हिसाब से भी बना कर लिख देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए, भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आपके अनुसार सरकार ने क्या उपाय किए, यानी सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा क्या किए जाने चाहिए, इसके बारे में बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, उत्तर क्या है, सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों को हितों की रक्षा हेतु तो सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सबसे पहला देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 द्वारा न केवल मजदूरी एवं कार्यविधि निर्धारित की गई है तथा बंधुआ मजदूरी को भी बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 तथा समान मजदूरी अधिनियम 1976 जैसे संरचनात्मक एवं शोषण निवारक अधिनियम भी पारित किए गए हैं। उसके बाद में देखिए, सरकार ने ठेका मजदूरी यानी ब्रैकेट में एक ही विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 अंतरजातीय कर्मकर ब्रैकेट में देखिए रोजगार विनिमय, यहाँ पे देखिए विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम 1979 तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 आदि भी भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों के लिए हितों की रक्षा हेतु पारित किए गए हैं। यानी जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आपके अनुसार सरकार ने क्या उपाय किए हैं, वो यही उपाय किए हैं। समझ में आ गया। देखिए, हमारा जो 6 प्रश्न था लघु उत्तरीय का, हमने 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। समझ में आ गया, 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 6 प्रश्न पूछा जाता है, तो 36 नंबर आपका इसी में कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्या आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। 3 प्रश्न होता है, 8 नंबर का एक प्रश्न होता है, अथवा करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 250 शब्दों में या 150 शब्दों में भी आंसर दे देंगे तो इसका सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा, 8 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अथवा करके दिया हुआ, चाहे आप ये वाला कर लीजिए ऊपर वाला, नहीं तो आप ये वाला कर लीजिएगा कि वर्ष 1947 के पश्चात महिलाओं के आंदोलन का वर्णन कीजिए। 1947 के पश्चात महिलाओं की जो आंदोलन हुई इसके बारे में बताना, तो दोनों में से किसी एक को करना है, कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। 8 नंबर का ये भी प्रश्न है, अथवा दिया है, नहीं तो आप ये वाला कर लीजिएगा कि दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। और देखिए, जो इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ पर, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। चाहे जो भी आपने टाइप के क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, नहीं तो आप बुक में ढूंढिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। उसके बाद में नहीं आ रहा तो ये पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध भी लिख दीजिएगा, आपका 8 नंबर कन्फर्म है। यानी यहाँ पर आपको करना 3 ही है, करना 3 ही प्रश्न है, 6 प्रश्न दिए होते हैं आपको। जिस तरह से गद्यांश और पद्यांश में नहीं होता, उसमें क्या है अथवा की दिए होती कि दोनों में से जो आपको पसंद आ रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो उसका आंसर आपको पता है कर लीजिए। सेम इसी प्रकार से इसमें भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, सिर्फ हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, उसका हमने सोल्यूशन आपको बता दिया कहाँ पर मिलेगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था स्टूडेंट। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। समाज शास्त्र की तैयारी हम अच्छे से करा कर रहेंगे। महातांडव क्लास आपके लिए आ चुका है, लगभग 2 घंटे का वीडियो है, जाकर देख लीजिए। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो वीडियो देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखिए और मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे।